हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह सहायक आचार्य भूगोल लेके आया हूँ आज पुनः एक नए वीडियो। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे प्रशांत महासागर की धाराओं की। इससे पहले हमने अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में विस्तार से जाना। इस वीडियो में हम प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली प्रमुख महासागरीय धाराओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली प्रमुख धाराओं की, कि उत्तरी प्रशांत महासागर में कौन कौन सी धाराएं प्रवाहित होती हैं। तो जिस प्रकार से हमने इससे पहले वीडियो में देखा, अटलांटिक महासागर में धाराओं का उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही हिस्सों में वृत्ताकार प्रारूप बनता है, उसी तरीके से प्रशांत महासागर में भी वृत्ताकार प्रारूप में महासागरीय धाराएं पाई जाती हैं। और इन धाराओं का वृत्ताकार प्रारूप का बनना प्रमुख रूप से पृथ्वी के घूर्णन की वजह से उत्पन्न कोरियोलिस बल की वजह से है, जिससे धाराएं अपनी दिशा परिवर्तित करती हैं और इस वजह से महासागरीय क्षेत्रों में ये वृत्ताकार प्रारूप धाराओं का निर्मित होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर में उत्तरी विषुवत रेखीय धारा की। तो ये उत्तरी विषुवत रेखीय धारा भूमध्य रेखा के उत्तर में 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पूर्व में मैक्सिको के तट से लेकर के पश्चिम में फिलीपींस द्वीप समूह तक प्रवाहित होती है। और ये व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से ये धारा उत्पन्न होती है और यह एक गर्म जल की धारा है। अब बात करते हैं हम दूसरी धारा की, जो इसी उत्तरी विषुवत रेखीय धारा का अगला विस्तार है, और वो है क्यूरोसिवो की गर्म धारा। और उत्तरी विषुवत रेखीय धारा जब फिलीपींस द्वीप समूह के पास पछुआ हवाओं और पृथ्वी की परिभ्रमण शक्ति के प्रभाव में उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती है तथा जापान के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है, तो यह क्यूरोसिवो धारा के नाम से जानी जाती है। और यहाँ हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये क्यूरोसिवो की जो धारा है, ये अटलांटिक महासागर की गल्फ स्ट्रीम धारा के ही लगभग समान है। अर्थात जिस प्रकार से गल्फ स्ट्रीम धारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है, लगभग उसी स्थिति में उसी क्षेत्रों में क्यूरोसिवो की धारा प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। अगली धारा है सुसीमा की धारा। और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास जब क्यूरोसिवो की धारा है, जब वो जापान के तट से टकराती है तो वो 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, और उसका जो जल है वो मुख्य रूप से क्यूरोसिवो धारा के नाम से जापान के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होता है, और कुछ जल जापान के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होता हुआ जापान सागर तक पहुंचता है। और इस प्रकार से जापान सागर तक पहुंचने वाली यही जो शाखा है वो सुसीमा धारा के नाम से जानी जाती है, और यह एक गर्म जल की धारा है। अब यहाँ हम डायग्राम देख सकते हैं, और डायग्राम में आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर की धाराओं का क्रम यहाँ पर बताया हुआ है। तो उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा दिख रही है, उसके बाद में क्यूरोसिवो है, क्यूरोसिवो और आगे जाकर के क्यूरोसिवो में जापान तट के उत्तरी भाग में या फिर जापान के जो उत्तरी द्वीप है, तो होक्काइडो और हांसू द्वीपों के समीप जो है उसमें क्यूराइल या ओयासिवो की धारा मिलती है। और उसके बाद में फिर ये क्यूरोसिवो की जो धारा है वो आगे जाकर के उत्तरी प्रशांत धारा के नाम से जानी जा रही है, और उत्तरी प्रशांत धारा पुनः आगे के क्षेत्रों में 2 हिस्सों में बट करके अलास्का धारा और कैलिफोर्निया की धारा को उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार से ये सारी धाराएं हैं। ऐसे ही दक्षिणी प्रशांत महासागर में भी ये धाराओं का चक्राकार क्रम यहाँ आप देख सकते हैं, और एक एक धारा के बारे में हम इसमें विस्तार से भी बात करेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं हम। और अगली धारा है उत्तरी प्रशांत महासागरीय गर्म धारा। तो जो क्यूरोसिवो की धारा है, ये क्यूरोसिवो की धारा पछुआ पवनों के प्रभाव से इसकी दिशा मुड़ करके पूर्व की ओर हो जाती है। जापान तट के उत्तरी छोर पर लगभग वही 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के पास पछुआ पवन के प्रभाव में आकर के ये धारा पूर्व की ओर मुड़ जाती है और पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगती है, और यही धारा उत्तरी प्रशांत महासागरीय गर्म धारा के नाम से जानी जाती है। अगली है अलास्का की गर्म धारा। तो जो उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा है, जब ये पूर्व की ओर बहती हुई उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट से टकराती है, तो इसका जल उत्तर और दक्षिण दोनों ही दिशाओं में मुड़ जाता है। अर्थात इसका कुछ जल
उत्तर की ओर मुड़ जाता है और कुछ जल दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। तो इसका जो उत्तरी भाग है वो उत्तरी भाग उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए अलास्का के तट के सहारे सहारे बहने लगता है और अलास्का के सहारे बहने वाली ये जो धारा है यही धारा अलास्का धारा के नाम से जानी जाती है। और ये धारा भी गर्म जल की ही धारा है। और अगली बात करें हम कैलिफोर्निया की ठंडी धारा, और ये उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा जब उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट से टकराई तो टकराने के बाद में इसका जो दक्षिणी भाग था अर्थात इसका जो कुछ जल दक्षिण की ओर मुड़ा वह दक्षिणी भाग उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर कैलिफोर्निया क्षेत्र से या कैलिफोर्निया के तट के सहारे सहारे दक्षिण की ओर प्रवाहित होता है और यही जो भाग है वो कैलिफोर्निया धारा के नाम से जाना जाता है। और यह कैलिफोर्निया तट के सहारे सहारे 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक चला जाता है और जहां ये कैलिफोर्निया की धारा उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा से मिल जाती है और ये एक ठंडे जल की धारा है। तो इस प्रकार से उत्तरी प्रशांत महासागर में धाराओं का ये चक्राकार क्रम बना, एक चक्र या एक व्रत पूर्ण हो जाता है और इस व्रत में उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा, फिर क्यूरोसिवो की धारा आई, उसके बाद में उत्तरी प्रशांत प्रवाह हुआ, उसके बाद में फिर ये कैलिफोर्निया की धारा, ये चारों धाराएं मिल करके एक वृत्ताकार प्रारूप का निर्माण करती हैं। अब हम बात करते हैं अगली प्रशांत महासागर की ठंडी जो धारा है ओयासिबो या क्यूराइल की ठंडी धारा। और ओयासिबो या क्यूराइल की ठंडी धारा यह आर्कटिक महासागर का ठंडा जल बेरिंग जल संधि या बेरिंग जल डमरू मध्य के रास्ते कमचटका और क्यूराइल द्वीपों के सहारे सहारे प्रशांत महासागर में प्रविष्ट होता है और इसी को ओयासिबो या क्यूराइल की ठंडी धारा के नाम से जाना जाता है। और यह धारा 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास दक्षिण से आने वाली जो क्यूरोसिबो की धारा है उस क्यूरोसिबो की धारा से मिल जाती है और क्यूरोसिबो और ओयासिबो की धाराओं के मिलने से जापान तट के पूर्वी हिस्से में घना कोहरा उत्पन्न होता है और यहाँ पर मत्स्य पालन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और यही कारण है कि जापान का जो तटीय क्षेत्र है वो मत्स्य उत्पादन के लिए विख्यात है। अब हम बात करते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराओं की, और दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराओं में सबसे पहले है दक्षिणी विषुवत-रेखीय गर्म जल की धारा। और यह धारा विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट से लेकर के ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट की ओर प्रवाहित होती है और यह व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से उत्पन्न होकर के 3 डिग्री से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य तेज गति से बहने वाली एक गर्म जल की धारा है। दूसरी बात करें हम प्रति विषुवत-रेखीय धारा की, तो प्रति विषुवत-रेखीय धारा इसकी उत्पत्ति उत्तरी और दक्षिणी विषुवत-रेखीय धाराओं के द्वारा पूर्वी प्रशांत महासागर के जल को पश्चिमी हिस्से में पहुंचाने की वजह से पश्चिमी भाग में जल के आधिक्य होने के कारण एक सामान्य ढाल पश्चिम से पूरब की ओर निर्मित होता है और जल के संतुलन करने के लिए ये पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होने लगती है और इसी को प्रति विषुवत-रेखीय धारा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह सामान्यतया उत्तरी और दक्षिणी विषुवत-रेखीय धाराओं के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, इसीलिए इसको प्रति विषुवत-रेखीय धारा कहा जाता है। अब हम बात करते हैं दक्षिणी प्रशांत की अगली धारा की और वो है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा। तो जो दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा है, जब दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा पश्चिम की ओर ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट से टकराती है तो यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और दक्षिण की तरफ मुड़कर के ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगती है और यही धारा पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा के नाम से जानी जाती है और यह दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा का ही विस्तार है और गर्म जल की धारा है। अब बात करते हैं हम अगली धारा की और वो है दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। और दक्षिणी प्रशांत प्रवाह तो जो पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा है ये 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर के पूर्व की ओर मुड़ जाता है और इस प्रकार से दक्षिणी प्रशांत महासागर में पश्चिम से पूर्व की ओर महासागरीय धाराओं का प्रवाह होने लगता है और इसी को दक्षिणी प्रशांत प्रवाह या पछुआ पवन प्रवाह के नाम से जाना जाता है। और अगली धारा है पेरू या हम्बोल्ट की धारा। पेरू या हम्बोल्ट की धारा जो कि एक ठंडी जल धारा है और ये जो पछुआ पवनों के प्रवाह
प्रभाव की वजह से दक्षिणी प्रशांत का जो प्रवाह है या जो पछुआ पवन प्रवाह है, तो वो जब आगे जाकर के दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी छोर से टकराता है तो यह उत्तर की तरफ मुड़ जाता है और उत्तर की तरफ मुड़कर दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे सहारे उत्तर की ओर पेरू तट के सहारे सहारे बहने लगता है। अर्थात दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर ही पेरू देश स्थित है और पेरू तट के सहारे यह धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और यह चूंकि दक्षिणी क्षेत्रों के ठंडे जल को भूमध्य रेखीय प्रदेशों की ओर ले जाती है, अतः यह एक ठंडे जल की धारा है और आगे जाकर के पेरू देश के तट से और उत्तर की ओर जाकर के यह जल की धारा दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा के साथ मिल जाती है। तो इस प्रकार से दक्षिणी प्रशांत महासागर में भी धाराओं का एक चक्राकार क्रम पूरा हो जाता है। अब हम बात करते हैं अगली धारा की और वो है अल नीनो की गर्म धारा। और अल नीनो की धारा जो कि प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली एक गर्म जल की धारा है, जो सामान्यतः 2 या 3 वर्षों के अंतराल पर प्रकट होती है या 2 या 3 साल के अंतराल पर देखने को मिलती है और यह धारा पेरू तट के सहारे 12 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगती है और सामान्यतः यह प्रति विषुवत-रेखीय धारा का ही एक विस्तार है। और जब ये अल नीनो की धारा पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है तो पेरू तट के समीप बहने की वजह से ये सामान्य रूप में पेरू तट पर बहने वाली पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी धारा को प्रतिस्थापित कर देती है, रिप्लेस कर देती है और इस अल नीनो की धारा का गर्म जल पेरू तट के समीप आ जाता है। और ये गर्म जल या अल नीनो के गर्म जल आने की वजह से पेरू के तटीय क्षेत्र की जलवायु पर व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है और सामान्यतया वहाँ का मत्स्य उत्पादन ठप हो जाता है, मत्स्य व्यवसाय ठप हो जाता है और पेरू देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए पेरू देश के लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान वर्षा कीजिए लेकिन अल नीनो को दूर भगाइए, क्योंकि अल नीनो के द्वारा पेरू देश में अत्यधिक वर्षा होती है और तटीय क्षेत्र में जो नीचे से ऊपर की ओर आने वाला ठंडा जल आना बंद हो जाता है, अपवेलिंग की क्रिया रुक जाती है, फलस्वरूप मत्स्य व्यवसाय बहुत ही कमज़ोर पड़ जाता है या मत्स्य व्यवसाय को काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये अल नीनो की गर्म धारा है जो पूर्वी प्रशांत महासागर में देखने को मिलती है। तो ये प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली विभिन्न धाराएं थीं। उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।